हेलो फ्रेंड। तो आपके सामने लेकर आ गए हैं मॉस मैकेनिक ऑफ स्ट्रक्चर, जो थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहला यूनिट है और दूसरा यूनिट है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आ गए हैं, चाहे वो थियरी है चाहे वो न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के 2-4 पार्ट में ये वीडियो मैं बनाऊंगा कि ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए। आपके अगर पहले और दूसरे यूनिट से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको आइडिया मिल जाएंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरीके से सॉल्व होते हैं, वो सारा कुछ आइडिया मिल जाएगा। हालांकि मैं बहुत आराम से समझाने वाला हूँ, तो अगर किसी को आ रहा है तो स्पीड में करके देख सकता है। ठीक है, 1.5 या 2 की स्पीड में भी वो इसको देख सकता है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है जिसका नाम है एक्सप्लेन हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स ने जो लॉ दिया था, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, वो एक लॉ बन गया। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि विद इन इलास्टिक लिमिट, क्या बोले थे, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। मतलब ये वाला अगर डायग्राम देखोगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, अगर आपको बताऊं कि जब हम माइल्ड स्टील का अगर डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से, फिर ऐसे करके, फिर बाद में ऐसे करके ये डायग्राम होता था। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो इलास्टिक लिमिट तक होता है। यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ ये वो इलास्टिक लिमिट तक होता है। तो इस लिमिट में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। क्लियर, यहाँ पे नीचे भी दी हुई है, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। जो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, मैं इसको थोड़ी सी साइज को बड़ी कर लेता हूँ कि ताकि आसानी से सारे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, नीचे पॉइंट दिया हुआ है, स्ट्रेस को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं और यहाँ बीच में प्रोपोर्शन दिया हुआ और इक्वल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन यहाँ पर जो सिंबल बनाया हुआ है वो किस तरीके का है, उसको बोला जाता है एप्सिलॉन। ठीक है, इस तरीके का जो सिंबल दिख रहा है वो एप्सिलॉन का सिंबल है। जो ऐसे बना के अगर दिया रहे ना ऐसे, तो उसको एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला सिंबल स्ट्रेस का है। क्लियर, तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब प्रोपोर्शंस में हटा रहा हूँ, जो आपके सामने ऐसे प्रोपोर्शंस दिया हुआ है, जब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक इक्वल का सिंबल आ रहा है और इक्वल के सिंबल के साथ साथ एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है कैपिटल ई, जिसको बोला जाता है यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपके सामने एक फॉर्मूला भी बन के आ जाता है जो आपके सामने यहाँ नीचे दिख रहा है, कैपिटल इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन। सिग्मा को बोला जाता है स्ट्रेस और नीचे एप्सिलॉन है जिसको बोला जाता है स्ट्रेन। तो ये इतना अगर पॉइंट लिख देते हो तो एक्सप्लेनेशन हो जाता है। ठीक है, किसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है, ये एक्सप्लेनेशन हो जाता है आपके हुक्स लॉ का। क्लियर, इतनी पॉइंट अगर लिख देते हैं तो काम बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डिफाइन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। ठीक है, डिफाइन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना है, जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसका डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन के रेशियो को ही क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोला जाता है। ठीक है, अभी इसके पहले भी देखा, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई बोला जाता था। और अगर शियर स्ट्रेस हो रहा है अपॉन शियर स्ट्रेन में तो उसे बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको जी से भी इंडिकेट करते हैं, एन से भी और सी से भी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, शियर स्ट्रेन को टाउ से, ये जो आपके सामने सिंबल बना है ना इस तरीके का, इसको टाउ बोलते हैं। और ये वाला जो सिंबल बना है इसको फाई बोलते हैं। तो टाउ अपन फाई ये हो जाता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर डेफिनेशन पूछेगा तो इस तरीके से आप जवाब देंगे। इसी में दूसरा था बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस का क्या डेफिनेशन है यहाँ पर देख सकते हो। बल्क मॉडुलस का एक इसके बेस पे, ये फॉर्मूले के बेस पे भी डेफिनेशंस बोल सकते हो। ये आपके सामने जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इट इज़ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड एज अ बल्क मॉडुलस। लेकिन साथ साथ में ध्यान देना कि ये जो डायरेक्ट स्ट्रेस जो बात कर रहा है
कोई 3D फिगर है, उसके सभी तीनों डायरेक्शन में, तीनों मतलब तीनों डायमेंशन में, तीनों तरफ से स्ट्रेस जो लग रहा है वो डायरेक्ट स्ट्रेस है, ठीक है, वो डायरेक्ट स्ट्रेस और अपन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसकी बात कर रहा है। अब बल्क मॉडुलस को के से इंडिकेट करते हैं और के इक्वल टू होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन वी है। क्या है? एप्सिलॉन वी है, ध्यान दीजिएगा, के इक्वल टू एप्सिलॉन वी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक एक पॉइंट मैं शॉर्ट में समझाते जा रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ, राइट फॉर्मूला टू डिटरमाइन टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ध्यान से समझिएगा, राइट फॉर्मूला टू डिटरमाइन टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो टेम्परेचर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, टेम्परेचर स्ट्रेस को भी सिग्मा से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा। अल्फा यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो थर्मल कोफिशिएंट है। टी की जगह पे डेल्टा टी लिखिए तो बहुत बेटर रहेगा। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। और यहाँ कैपिटल ई इसका मतलब हुआ उस मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, वेयर करके आप लिख भी सकते हो, अल्फा थर्मल कोफिशिएंट, टी को डेल्टा टी लिखना तो बेटर रहेगा, यहाँ पे लिखना रह गया है डेल्टा टी दैट चेंज इन टेम्परेचर, और कैपिटल ई क्या बताएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये जो आपके सामने देख रहे हैं ये स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। वही इसके साथ साथ स्ट्रेन का फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रेन का क्या है, इक्वल टू अल्फा इंटू टी है। अल्फा इज द थर्मल कोफिशिएंट, यहाँ टी की जगह पे डेल्टा टी, ध्यान देंगे चेंज इन टेम्परेचर है, ओके। तो इस तरीके से टेम्परेचर स्ट्रेन का ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है, स्टेट एटलीस्ट 2 नेम्स ऑफ टेस्ट टू डिटरमाइन हार्डनेस एंड टफनेस ऑफ मटेरियल। देखिए हार्डनेस क्या होता है, मटेरियल के एक एक पार्टिकल की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। अगर मैं उसके ऊपर स्क्रैच करता हूँ तो वो मटेरियल के पार्टिकल निकल जाते हैं क्या, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हार्डनेस होगा उतना ही वो स्क्रैच नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो ये हार्डनेस जो टेस्ट होता है इसमें दिया है, देख सकते हैं कि ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट होता है एक तो, और दूसरा है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है। हार्डनेस के लिए 2 पॉइंट है, टफनेस के लिए आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से भी आप फाइंड आउट करते हैं, इम्पैक्ट लोडिंग देने पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वही जो रीडिंग बताएगा वो टफनेस है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आइडिया मिल गया होगा। अदरवाइज आप गूगल से सर्च कर लेना कि टफनेस कोई भी स्टील मटेरियल है या कोई मटेरियल है तो उसकी टफनेस फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है। हालांकि वो इम्पैक्ट लोड से फाइंड आउट होता है, तो इम्पैक्ट लोड अप्लाई करके और उस मटेरियल को हम चेक कर सकते हैं कि वो मटेरियल किस तरीके से है, तो ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो टेम्परेचर स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझेंगे और उसके साथ साथ ही गिवन डेटा को लिखते जाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि इसके पहले अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर स्ट्रेस के फॉर्मूला और टेम्परेचर स्ट्रेन का वही चीज़ ये क्वेश्चन में पूछा है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या पूछा है, द टेम्परेचर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग स्टील बार, ध्यान देना 5 मीटर लॉन्ग स्टील बार है, इज इंक्रीज फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए 40 डिग्री सेल्सियस था, 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे चेंज कितना टेम्परेचर होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेल्टा जो टी की जगह पे डेल्टा टी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टी क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री, ये पता चल गया। लेंथ जो है वो 5 मीटर है, तो mm में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 5000 mm हो जाता है। 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बोला है फाइंड एक्सपांशन ऑफ बार इफ द एक्सपांशन इज प्रिवेंटेड। बोल रहा है कि एक्सपांशन फाइंड आउट करो, मतलब एक्सपांशन फाइंड आउट करो बार का, लेकिन यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि इफ द एक्सपांशन इज प्रिवेंटेड, उसको बढ़ने से रोक दिया गया है, मतलब एक फिक्स कर दिया गया है कि वो बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ एक्सपांशन तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, एक्सपांशन नो एक्सपांशन, ठीक है। आगे फाइंड टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस इन बार। अब आपको ये बताना है कि टेम्परेचर स्ट्रेस कितना हुआ है और स्ट्रेन कितना हुआ है वो बताना है। अल्फा की वैल्यू दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, वो लिख लेंगे, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू भी यहाँ पर दे दी गई। अब फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना। देखिए फॉर्मूले आपको बता ही दिए थे, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू टी इंटू ई, अल्फा की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻⁶ है,
टी की वैल्यू अभी मैंने बताया, चेंज इन टेम्परेचर 60 डिग्री, और ई की वैल्यू 2 × 10⁵ है। कैल्शियम इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और स्ट्रेस हमेशा N/mm² होगा। ध्यान देना है N/mm²। हाँ, अगर ध्यान देना लोड जो दिया रहे ना वो न्यूटन में हो और लेंथ वाला जो यूनिट दिया हो mm में हो, ये कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। हालांकि और क्वेश्चंस में मैं आपको समझाऊंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। यहाँ पे स्ट्रेन के बारे में दिया है, स्ट्रेन इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है। अल्फा की वैल्यू है 12 × 10⁻⁶ इंटू डेल्टा टी की वैल्यू 60 है। वो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका स्ट्रेन भी मिल जाएगा। तो ये आपके सामने स्ट्रेन है, इसी तरीके से ये कैलकुलेट करेंगे। एक एक पार्ट को थोड़ा बहुत सरल करके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए और आप उसमें सक्सेस हो सकें, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे आपके सामने ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बोला है कि एक्सप्लेन कंपोजिट सेक्शन एंड मॉडुलर रेशियो, ठीक है। ध्यान देंगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। हालांकि और भी कुछ जो लगेगा मुझे वो समझा दें। देखिए कंपोजिट सेक्शन उसको बोला जाता है जहाँ पर ऐसा सेक्शन बता रहा हो जिसमें 2 या 2 से अधिक मटेरियल का बोल सकते हैं 2 या 2 अधिक मटेरियल से मिलके बना हो। मिलके भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब 2 या 2 अधिक मटेरियल से बना हो, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल के अगर तौर पे यहाँ पे बताऊँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पेन, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि ये आपका एक सेक्शन है, ठीक है। मान लीजिए सर्कुलर कॉन्क्रीट कॉलम है, तो ये कॉलम का सेक्शन मैंने काट दिया, ठीक है। ये काट दिया, या उससे भी नहीं समझ में आ रहा ना तो और थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, बीम बना देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर बीम बनाता हूँ। बीम कैसे होता है आपको पता है, इस तरीके का बीम होता है, ठीक है। ये बीम होता है, आप ऐसे सामने से देखेंगे तो इस तरीके का बीम होता है। थोड़ा सा मैं इसको 3D बनाने का ट्राई करता हूँ, आप लोग का साथ रहा तो 3D भी बन जाएगा। मेरी ड्राइंग थोड़ी कच्ची है लेकिन फिर भी ट्राई करूँगा कि ये 3D डायग्राम बन जाए, ठीक है। अब देखिए ये 3D डायग्राम बीम में दिख रहा होगा। अब सेक्शन क्या होता है, ये सेक्शन होता है, ये सेक्शन होता है, ठीक है। अब इस सेक्शन को मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ करूँ, ठीक है। अभी ये सेक्शन को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये सेक्शन है, आपको पता है कि स्टील बार यूज हुआ रहता है, ठीक है। स्टील बार यूज हुआ रहता है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने ये जो वाइट वाला किया हुआ, मैंने वाइट वाला पार्ट किया हुआ है, ये स्टील है। और उसके अलावा जो ब्लैक वाला पार्ट है वो कंक्रीट का है। तो इसमें 2 मटेरियल के बिन के बना हुआ जो सेक्शन दिख रहा है, इस सेक्शन को बोला जाता है कंपोजिट सेक्शन। या 2 से अधिक भी मटेरियल दिख रहे होंगे तो इसको बोला जाता है कंपोजिट सेक्शन। और कंपोजिट सेक्शन के लिए आप यहाँ पे डेफिनेशन बोला है ना लिखने के लिए, तो आप इसका डेफिनेशन लिखोगे। क्या डेफिनेशन लिखोगे मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप डिक्टेट करा रहा हूँ, आप लिख लोगे, ठीक है। क्या होता है, द सेक्शंस विच ही शोज 2 or more material, which the section shows 2 or more material is called as a composite section, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं जो बताना चाह रहा था उसके लिए खास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि उसके जो लोड होता है ना, जो लोड उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, उसके ऊपर जो लोड अप्लाई किया जाता है टोटल लोड, वो लोड ऑन मटेरियल 1, मतलब एक मटेरियल पे लोड जो होता है प्लस दूसरे मटेरियल का लोड, मतलब लोड क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ इस पे लोड लगता है, कुछ इस पे लोड लगता है, इसीलिए टोटल लोड इक्वल टू P1 + P2 कर दिया है। और उसके बेस पे ये फॉर्मूला, जैसे कि आपको सिग्मा इक्वल टू पता है कि P/A होता है, तो P इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ P1 के लिए सिग्मा 1 × A1 और P2 के लिए सिग्मा 2 × A2 लिख दिया है। तो ये होता है एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसी के बेस पे दूसरा कंडीशन क्या होता है वो भी चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ साइड में, कि ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए इसमें होता है दोनों मटेरियल का जो स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ये बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा। और इसी के बेस पे दूसरा डेफिनेशन आपको सामने आएगा, सिग्मा 1 = सिग्मा 2। और आपको पता है सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अभी इसके पहले ऊपर आपने देखा होगा कि कैपिटल इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन होता था, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान कैपिटल ई। इसकी जगह पर मैं सिग्मा 1/E1 लिख सकता हूँ। ई इज द कैपिटल ई, ध्यान दीजिएगा, ई इज द कैपिटल ई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इलास्टिसिटी। और यहाँ पे सिग्मा 2/E2, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो E1 यहाँ पे डिवाइड है
इक्वल के उस साइड लेंगे तो मल्टीपल होगा, तो यहाँ सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 अपॉन E2, यहाँ सिग्मा 2 मल्टीपल में है सिग्मा 2। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये E1 अपॉन E2 जो है ना, इसी को बोला जाता है मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मॉडुलर रेशियो। लेकिन ध्यान रहे कंडीशन कि E1 इज ग्रेटर देन E2, ये होना चाहिए तभी इसको मॉडुलर रेशियो बोला जाएगा। तो यू कैन डिफाइन मॉडुलर रेशियो को किस तरह डिफाइन, इट इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 1 एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 2, ये बोल सकते हो, इस तरीके का डेफिनेशन दे सकते हैं। क्लियर? तो आशा करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, और इसी तरीके से मैं थोड़े थोड़े करके आपको समझाते रहूँगा। थोड़ा एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर बाद में ट्राई करते हैं कि एक मिनट, हाँ थोड़ा सा बड़ा हो जाओ, ओके ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चंस को पढ़ते जाते हैं और उसके बेस पे, अच्छा इस क्वेश्चन से पहले ना मैं थोड़ा कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत ही काम देगा। फॉर्मूला ये है 4 फॉर्मूले बताऊंगा। देखिए, एक होता है स्ट्रेस इक्वल टू होता है P अपॉन A, लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ ये कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ कि एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L, ये डेल्टा L चेंज इन लेंथ है और ये स्मॉल l ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। और एक होता है जो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है, P मतलब लोड, L मतलब ओरिजिनल लेंथ, A मतलब एरिया और E मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो बड़े काम के हैं। ये 4 फॉर्मूले को आप अगर लर्न करके रखेंगे तो ये पहला जो पार्ट का है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का पहला पार्ट का क्वेश्चन जो सोल्यूशन है ना, वो इसी बेस पे है कि ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अब ये क्वेश्चंस को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ माइल्ड स्टील बार 16 mm डायमीटर, देखिए दे दिया है डायमीटर, क्या दिया है, डायमीटर दिया हुआ है, 16 mm डायमीटर दे दिया, एंड 1.2 मीटर लॉन्ग दिया है, ठीक है। जो जो दिया है वो चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ। सब्जेक्टेड टू एक्सेल टेंसाइल लोड दे दिया है 80 किलो न्यूटन। इफ इंक्रीज लेंथ ऑफ द बार इज 1.8 mm, मतलब कितना लेंथ चेंज हुआ, देखो इंक्रीज कर गया 1.8 mm। कैलकुलेट स्ट्रेस स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये 3 चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है वो चीज़ें देखो, डायमीटर जो दिया था वो लिख लिया गया, ठीक है। उसके बाद लेंथ 1.2 मीटर था तो mm में कन्वर्ट कर ले, सबको mm में कन्वर्ट करो। तो ये देखिए 1.2 मीटर है, 1 मीटर 1000 होता है, तो 1.2 का 1.2 इंटू 1000 करोगे तो 1200 आ गया, 1200 mm आ गया। अब P 80 किलो न्यूटन दिया है, देखो किलो न्यूटन नहीं था, न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, किलो होता है 10⁻3, तो 10⁻3 का मल्टीपल कर दिए तो 80 इंटू 10⁻3 न्यूटन हो गया। और डेल्टा L की वैल्यू दिया है 1.8। अभी अभी में जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया वो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन A, यहाँ पर ये फॉर्मूला है। P दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 80 इंटू 10⁻3, A नहीं पता है लेकिन डायमीटर तो दिया है ना, तो डायमीटर से देखिए ये एरिया मिल जाता है, π/4 d स्क्वायर फॉर्मूला है, π/4 और d की वैल्यू 16 रख दोगे और सॉल्व कर दोगे तो इतना आपकी वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू एरिया में रख दोगे, P की वैल्यू 80 इंटू 10⁻3 है, इसको कैल्सी में कैलकुलेट करोगे तो सिग्मा की वैल्यू ये आ जाती है 397.89 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी अभी स्ट्रेन का फॉर्मूला भी आपने देखा, स्ट्रेन सिग्मा इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L, डेल्टा L अपॉन L, डेल्टा L की वैल्यू 1.8 mm थी, 1.8 mm रख दिया, और L की वैल्यू जो 1.2 मीटर था उसको mm में कन्वर्ट किया तो 1200, और इसको सॉल्व किया तो फिर बाद में ये वैल्यू आ गया एप्सिलॉन का। और ये भी फॉर्मूला मैंने बताया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, कैपिटल इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा ये ऊपर फाइंड आउट किया यहाँ पर, और एप्सिलॉन यहाँ फाइंड आउट किया, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, आपका वैल्यू आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने 7-8 क्वेश्चंस बता दिए हैं। एक मिनट थोड़ी सी,
हाँ 7 क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस है तो 4 से 5 पार्ट में मैं करके बता दूंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये 7 क्वेश्चन को थोड़ा सा पेशेंस रख के, अगर आ रहा है तो स्पीड में करके देख लो, 2.5 की स्पीड में 2 की स्पीड में देख लो या 1.5 की स्पीड में देख लो, और नहीं आ रहा है तो थोड़ा पेशेंस रख के आपको देखने पड़ेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्सपेक्ट यही करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए और आपके काम आ जाए, यही मेरे लिए है। मैं ट्राई करते रहूँगा, आपके लिए हेल्प करते रहूँगा, मैं सिर्फ हेल्प कर दूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, बहुत सारे भर के क्वेश्चन दे देते हैं और चाहते हैं कि मुझे आज के आज सॉल्व करके मिल जाए। पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैं कहीं पर हूँ, किस परिस्थिति में हूँ, तो सबके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। तो ट्राई करो कि मेरे वीडियोज़ देख के खुद सॉल्व करने का, ठीक है। सोल्यूशन तो बहुत जगह पे मिल जाएगा, सोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ, आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ही डिपेंड मत रहो, ठीक है। कुछ